दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित मिश्रा, इंडोलॉजिस्ट यानी भारतीय विद्याविद, और जिनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर अयोध्या की प्राचीन ध्वजा का आरोहण किया था, तो वो ध्वजा डॉक्टर ललित मिश्रा द्वारा खोजी गई थी। डॉक्टर ललित मिश्रा की आज मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक दो पोस्टिंग पढ़ी। हालांकि हम लोग पहले से परिचित हैं और ज्ञान के उपनिवेशीकरण के बारे में चर्चाएं आपस में करते रहते हैं, जो कि मेरा प्रिय विषय है, जिसके ऊपर मैंने अभी हाल ही में पुस्तक भी प्रकाशित की है। और डॉक्टर ललित मिश्रा को वो जब हम लोगों की मुलाकात होगी तो मैं अपनी पुस्तक भी भेंट करूंगा। जी जी श्योर। जी जी। तो मुझे लगा कि उनकी पोस्टिंग्स पढ़ के लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पोस्टिंग्स अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र में जो भक्तगण श्रद्धालुगण चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो नगदी उसके अंदर आती है, जो भी उसमें धन आता है, उस धन की चोरी के बारे में है। हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा और खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सांसद थे, उनके बेटे सांसद हैं, और उसके अलावा एक श्री रजनीश, क्या नाम है उनका, डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्होंने शिकायत की है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री दफ्तर को पत्र लिखा गया है कि सबकी जांच कराई जाए, और उस जांच के उस आग्रह के कारण नृपेंद्र मिश्रा को भेजा गया है अयोध्या में जांच करने के लिए। खबर ये है कि वो आज अयोध्या पहुंचे हैं जांच करने के लिए, और उसके कुछ नतीजे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये सही मौका है कि हम डॉक्टर ललित मिश्रा से इस विषय में चर्चा करें। स्वागत है आपका ललित जी, नई परख के मंच पर, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन बार बार मिलेंगे विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए। जी जी। तो जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में कहा, मेरा प्रश्न यही है कि आपने जो व्हाट्सएप पर पोस्टिंग लिखी, जो मुख्य तौर पर चंपत राय के ऊपर केंद्रित है पोस्टिंग, लेकिन ये विवाद तो चंपत राय से जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन ये विवाद तो पुराना है, लंबे अरसे से चला आ रहा है। जब अशोक सिंघल राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और विश्व हिंदू परिषद के वो सबसे बड़े पदाधिकारी थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता था विश्व हिंदू परिषद का, उस वक्त भी जो चंदा इकट्ठा हुआ था रामशिला पूजन संबंधित, तब उसका भी विवाद पैदा हुआ था। यहाँ तक इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह भी गया था, कुछ जांच पड़ताल भी हुई थी। और अब जबकि तब तो सरकार कोई और थी, अब जब राम मंदिर बन चुका है और जो ट्रस्ट है, फिर उसके साथ उसी तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं। और अभी इस विवाद के बारे में जो ताजी खबरें हैं वो भी मुझे पता है, आपसे बातचीत के दौरान उन खबरों को भी हम दोनों मिलकर खोलेंगे। ललित जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, जहाँ तक कि आदरणीय सिंघल जी की बात है, तो उन्होंने जो भगवान राम के मंदिर का आंदोलन है, उस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुँचा दिया था। और उस वक्त अनेक राजनीतिक कारणों से हो सकता है कि कुछ आरोप लगे हों, किंतु जितनी भयावहता इस वक्त हो रही है, और जिस तरह की पीड़ा भक्तों के बीच में है, और मेरा मन, स्वयं का मन भी बहुत खिन्न है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात जिनके मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पर जहाँ से भगवान श्री राम के यश की गूंज चारों दिशाओं में होने चाहिए, वहाँ पर चंदे के चोरी हो जाने की खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ा दुखद है, मन में बहुत पीड़ा देती है। और जहाँ तक बात है चंपत राय जी के संबंध में, तो देखिए, ट्रस्ट का जो सारा कार्यकाल है, जो सारा काम है, वो लिखित या अलिखित रूप से चंपत राय जी के कंट्रोल में है, उनके नियंत्रण में है। और जब उन्होंने सारी व्यवस्था का एक तरह से अपहरण अपने हाथों में कर लिया है, तो सारी जिम्मेदारियां भी चंपत राय पर आके सीमित हो जाती हैं। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, अभी अस्वस्थ थे, अब उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि हैं, महंत, उनको अपनी जगह पर भेजना शुरू किया है। तमाम जो ट्रस्ट संबंधित मीटिंग्स होती हैं, उन सब पर। तो वो भी खिन्न है, वो भी नाराज हैं, वो भी सरकार से जो है बिना आरोप लगाए हुए ही सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। तो किंतु इस समस्त व्यवस्था में यदि आप कभी अयोध्या आएं और मंदिर जाएं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से मंदिर की समस्त व्यवस्थाओं का केंद्रीकरण हो गया है एक व्यक्ति के हाथ में, जो चंपत राय। और चंपत राय ने अभी तक अपने किसी व्यवहार से, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से, व्यवहार से, अपने आचरण से भक्त का, राम भक्तों का जो विश्वास है, वो नहीं अर्जित किया है।
यहाँ तक कि मैं बात कहूँ कि आपने जिस भगवान श्री राम के ध्वज की बात कही, तो उस ध्वज के ध्वजारोहण तक पहुँचने की स्थिति में जितनी विघ्नता हो सकती थी, जितने अवरोध किए जा सकते थे, चंपत राय ने उतने समस्त अवरोध खड़े करने के प्रयास किए, किंतु भगवान की इच्छा थी कि चंपत राय के विरोध के बावजूद भगवान श्री राम की अयोध्या को, भगवान श्री राम का खोया हुआ ध्वज, जो कि त्रेता के बाद ही लुप्त हो गया था द्वापर युग में, द्वापर युग के बाद में अब सीधे कलयुग में भगवान की कृपा से वो माध्यममय बना, पर किंतु वो ध्वज आज जो है मंदिर पर लगा हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी मनोवृत्ति है चंपत राय की कि चंपत राय कोई शुभ कार्य नहीं होने देना चाहते मंदिर में, वो केवल अपने कुछ लोगों को जो शक्तिशाली पद हैं उन पर नियम के अनुसार या नियमों के बगैर उन लोगों का एक चक्रव्यूह रच देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब बात आ रही है कि क्या वहाँ पर चोरी हुई या नहीं हुई, उसकी जो समस्त जिम्मेदारी है वो उन्हीं पर केंद्रित हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया है। अब दुखद पहलू जो दूसरा है कि सरकार इस विषय पर पारदर्शी जांच करने से बच रही है, नहीं कर रही है, और यदि नृपेंद्र मिश्रा जी को भेजा गया है तो वो सरकार की चिंता को बताता है। मैंने कुछ समाचार पत्रों में देखा है कि पीएमओ ने इस विषय पर जो है संज्ञान लेना शुरू किया है, किंतु संज्ञान क्यों? केवल संज्ञान लेने से कार्य नहीं चलेगा। ये करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है, मेरी भी आस्था का प्रश्न है। तो हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसे लोगों ने, जिन्होंने ना श्री राम की ऐसी पावन भक्ति की हो, ना मंदिर में बैठे हुए भगवान श्री राम के उदार चरित्र से कुछ सीखा हो, ना स्वयं में किसी सुचितापूर्ण आचरण का आचरण किया हो, ऐसे लोगों को जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट से बाहर किया जाए। बल्कि मेरी डिमांड तो ये है कि चूंकि लगातार विवाद उठते रहे, तो इस ट्रस्ट को भंग करके एक नया ट्रस्ट बनाया जाए, नए सदस्यों को शामिल किया जाए, और उन नए सदस्य भी ऐसे हों जिनका आचरण सुचितापूर्ण हो, पवित्रता लिए हुए हो, जो सनातन के आदर्शों को ऊपर उठाना चाहते हों, जो भगवान श्री राम का आदर्श है उसे विश्व के कोने कोने में पहुंचा देना चाहते हों। अभी तक चंपत राय जी के कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो भगवान श्री राम की महिमा को भारत के कोने कोने पर या विश्व के हर क्षेत्र में, आज रामायण हर जगह का अध्ययन किया जाता है, सारे देशों में किया जाता है, तो इन समस्त देशों में सब जगह पर भगवान श्री राम की कथाएं, उनके आदर्शों का प्रसार हो, ऐसा कोई भी कार्य चंपत राय ने नहीं किया। चंपत राय ने सिर्फ एक ही कार्य किया कि हर जगह उनके इशारे पर काम चलता रहे। तो ये एक तरह से जब कोई व्यक्ति अपने इशारे पर पूरी व्यवस्था को, पूरे आदर्शों को रख लेना चाहता है, तो तभी ये शंका होती है कि क्या ये व्यक्ति भ्रष्टाचार का सहारा ले रहा है। ललित जी, आपने जिस तरीके से अपनी व्याख्या की, जो पूरा वर्णन किया, उससे बात आईने की तरह साफ हो जाती है। अब इसमें और कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। मन में केवल कुछ सवाल उठते हैं, जो सवाल आज जो खबरें आई हैं उनकी रोशनी में मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहली खबर ये आ रही है कि वहां से, अयोध्या से खबर ये आ रही है कि इस डर से कि अब जो चंदे की, करोड़ों रुपए के चंदे की जो चोरी हो रही थी, वो पकड़ जाएगी चोरी है, क्योंकि जांच करने के लिए नृपेंद्र मिश्र वहां पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री दफ्तर को भी लग रहा है कि भाई इसमें बहुत बदनामी भी होगी, और साथ में जो साख है पूरी, वो साख भी इसकी वजह से गिरेगी। तो धीरे धीरे करके उस पैसे को वापस दान पात्र में डाला जा रहा है कई किस्तों में, ताकि एक गिनती हो वहां पे जाकर और उसकी जांच पड़ताल हो तो वो पूरा निकले, क्योंकि इन लोगों को लग गया है कि वास्तव में भ्रष्टाचार पकड़ जाएगा। तो उस डर के कारण अमर उजाला में, नवभारत टाइम्स में ऑनलाइन ये खबरें आ रही हैं, मतलब जो प्रतिष्ठित अखबार हैं, जो प्रमाणित बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चंदे को चुपचाप वापस डाला जा रहा है, और ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपया धीरे धीरे करके निकाला गया उसमें से। जब बात भंडा फूट गया और बात फैल गई और जांच के भी आदेश हो गए पीएमओ की तरफ से, तो फिर उन्होंने कहा होगा कि भाई इसको वापस लाओ वरना पकड़ जाएंगे रंगे हाथों। और चूंकि रुपया निकाल लिया गया था तो रुपया खुर्द-बुर्द हो गया होगा इधर उधर, एक साथ उसको डाला नहीं जा सकता था, इसलिए ये किस्तों में रुपया वापस ला रहे हैं। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ, और जो व्यक्ति उस पूरे मंदिर के बंदोबस्त को अपने शिकंजे में रखे हुए, इसका नाम चंपत राय है, वो अब कोशिश कर रहा है कि जांच से किस तरीके से बच सके। ललित जी।
तो देखिए, इस बात को जो है, जो चेक्स और बैलेंसेस के सिस्टम है, उन सिस्टम्स के द्वारा आराम से पकड़ा जा सकता है। कैसे? यदि कुछ करेंसीज़ बाहर से लाई जाएँगी और फिर वापस मिक्स की जाएँगी, तो वायलेशन होगा किसका? जो भी वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है, उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का वायलेशन होगा और जब तक हर व्यक्ति कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तब तक बाहर से ला कर के कोई रकम, कोई करेंसी जो वहाँ पर अंदर में जो दान करेंसी है दान उसमें, पात्र में हाँ, दान पत्र है, उनमें वापस डाली नहीं जा सकती है, डाली जा सकती। क्योंकि एंट्री जो होगी वो डेट वाइज़ होगी। हुँ, तो यदि ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो ये तो बहुत ही गंभीर है। हुँ, भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलाते हैं। और आपके माध्यम से जो दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूँ कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री हनुमान जी हैं। हुँ, हनुमान जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे राजनीतिज्ञों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान राम मर्यादा करने वाले और मर्यादा कराने वाले दोनों हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा करित्वा कारयित्वा च, जो हुँ, करवा भी लेते हैं। तो भगवान जो राम हैं और उनके भक्त हनुमान हैं, हनुमान जी ऐसे व्यक्तियों को कभी छोड़ेंगे नहीं, उन्हें उनका दुष्परिणाम मिलेगा। अब हुँ, आपके प्रश्न का जो है मैं टेक्निकल आंसर देता हूँ कि यदि बाहर से पैसा ला करके जोड़ दिया जाएगा, तो इसका जो सिस्टम है वहाँ पर करेंसी की एक्यूरेसी का, चंदे की एक्यूरेसी का, चंदा मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम बना हुआ है वहाँ पर, आईटी सिस्टम बना हुआ है जो, उसको देख लेना पड़ेगा कि क्या ये जो सिस्टम है उतना ही पायस है, उतना ही रिगर है जितना आरबीआई के चेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसमें करेंसी मैनेज की जाती है और फिर वहाँ से बैंकों में करेंसी लाई जाती है। तो हुँ, क्या इसी कैटेगरी का सिस्टम हमारे श्री राम मंदिर में जो दान पात्र हैं, वो दान में दी गई करेंसी के लिए भी, उस रुपए पैसे के लिए भी इसी तरह का सिस्टम प्रयुक्त किया गया है? या केवल ये कह देंगे जो ट्रस्ट के लोग हैं कि इसमें टीसीएस इसकी देख-रेख कर रही है। हुँ, टीसीएस देख-रेख कर रही है, पर किन नियमों के तहत, किस व्यवस्था के तहत? क्या वो स्ट्रिंजेंट हैं या नहीं है? नहीं है तो उन सब की एक बार गहराई से समीक्षा करने की आवश्यकता है। सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए और इतना फुल प्रूफ होना चाहिए जो आरबीआई अपने यहाँ मैनेज करती है। मुझे आरबीआई का सिस्टम देखने का अपने प्रोफ़ेशनल जीवन में मौका मिला है। एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे 15-20 साल पहले, इसमें आरबीआई के सिस्टम को मैंने स्टडी किया था किसी सरकारी बैंक के लिए। उसके विवरण में हम नहीं जाते हैं। तो मुझे उस व्यवस्था का ज्ञान है, जिसके तहत जो है हम फुल प्रूफ करेंसी चेक करते हैं। वही सिस्टम होना चाहिए। अयोध्या में भी यदि नहीं हुआ है, तो फिर ये स्टेप बाय स्टेप सीखने की भी व्यवस्था नहीं है। जो जो ट्रस्ट का प्रबंधन है वो आरबीआई को या स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट करे और जैसे वो अपना करेंसी मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरह का करेंसी मैनेजमेंट हो जाए भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में, क्योंकि बिल्कुल करोड़ों ठीक, का बिल्कुल ठीक। व्यवस्था रामलला के मंदिर का जो चंदा है, उसका ठीक-ठीक इंतज़ाम होना चाहिए और जी। ऐसा इंतज़ाम अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जो करेंसी मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो वहाँ पर लागू किया जाए, तो ये गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। अब एक बात और दिमाग में आती है जी। कि चंपत राय जी का विवाद यहीं से शुरू नहीं होता कि उनके ऊपर चंदे में गड़बड़ियों का अभी आरोप लगा है। जी। वो पहले से जब राम मंदिर बन रहा था, उस वक़्त भी विवादित थे और जी। उन्होंने कई तरह की चाटुकारिताएँ करके जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार घोषित करने वाले व्यक्ति हैं, इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। मैं उसमें कह नहीं जा रहा। मैं बता रहा हूँ इस तरह करके आप जो सत्ताधारी हैं, सत्ताधारियों की हमदर्दी प्राप्त करते हैं, सत्ताधारियों का कवच आपके ऊपर लग जाता है। तो जो व्यक्ति इतना विवादास्पद है, जो लगातार विवादों में आता रहता है, वो आखिरकार क्यों इतना प्रभावी है वहाँ पर? ये भी एक प्रश्न है अपने आप में, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि पहली बार वो विवादों में घिरे हुए हों। वो जी, इतना जी। प्रभावी क्यों है? तो देखिए क्या है कि ये संघ के भीतर की जो व्यवस्था है और हुँ, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच एक तरह का बड़ा ही एक कठिन किस्म का एक एक संबंध है। उसका लाभ बहुत से लोग उठा ले जाते हैं। हुँ, तो जो इसके लाभार्थी हैं उनमें चंपत राय भी एक हैं। हुआ यूँ कि जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता है, वो हुँ, सफलता प्राप्त हुई आदरणीय अशोक सिंघल जी के प्रयासों से।
हुँ। और उनका जो जो चरित्र है वो बिल्कुल आदर्श चरित्र है, उस पर कोई प्रश्न इस तरह से नहीं उठे। जो चंदे की आपने बात करी, हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से उस समय कांग्रेस विरोध में थी तो उसने कुछ प्रश्न उठाए होंगे, किंतु उनका चरित्र बेदाग रहा है सामान्यतः। अब उनकी गुजर जाने के बाद जब मंदिर की बात आई कि मंदिर में ट्रस्ट बनेगा, तो उनके साथ में असिस्टेंट के बतौर, ना कि एक स्कॉलर या प्रतिनिधि के बतौर, असिस्टेंट के बतौर ये जो चंपत राय हैं ये रहा करते थे, और कोई नहीं था। संघ की तरफ से आई होगी इनकी सिफारिश, तो उसके जी। पश्चात इन्हीं को बना दिया गया, और तब से इन्होंने जो संपूर्ण राम मंदिर का की व्यवस्था है उसको अपने हाथ में नियंत्रण में लेने की कोशिश की। लेकिन आप जब देखेंगे, जब योगी आते हैं तो चंपत राय तेजी से पैदल चलते जाते हैं। योगी गाड़ी में रहेंगे और चंपत राय साथ में पैदल चलते चले जाते हैं। तो जो चंपत राय का व्यक्तित्व, तो बौना व्यक्तित्व है, उसे आप हर वक्त देखेंगे। जहां तक कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह के ये व्यक्ति हैं, जब भी मैं गया इनके पास मिलने के लिए ध्वज के संबंध में, तो इन्हें एक बंसल कंसल, ये एक्चुअली में राय नहीं है, ये एक व्यापारिक कम्युनिटी से आती हैं, तो कंसल बंसल इस तरह के 24-25 साल के छोकरों के साथ में बैठे हुए पाया। एक बार तो एक कंसल लड़का था, वो कह रहा था कि राम मंदिर में यदि उसके लिए एक होटल की जमीन चंपत राय जी दे दें, तो भारत जो है तीसरी विश्व शक्ति, आर्थिक विश्व शक्ति तुरंत 6 महीने के भीतर बन जाएगा। और चंपत राय जी को उसमें जो है बड़ा रस आ रहा था। तो ये हास्यास्पद व्यक्ति हैं, जो किसी को भी आप कहीं पर कोई व्यवस्था का सिरमौर बना देंगे तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए जगह और व्यवस्थाओं का निर्माण कर लेता, वैसे ही है। इसलिए जो भगवान श्री राम की महिमा का जो पदार्पण हुआ, जो भारत को देखने को मिली, ध्वज के द्वारा जो भारत का मान बढ़ा, और फिर जो कुंभ के पश्चात जो पूरे विश्व से लोग आए कुंभ में स्नान करने के लिए, तो हिंदू धर्म ने या सनातन ने जो प्राप्त किया था, जो वैश्विक एक श्रेष्ठता भारत ने और सनातन धर्म ने प्राप्त की थी, वो सब कुछ चंपत राय के हाथों से नष्ट हो रही है। ये लोगों को देखना पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री योगी को भी देखना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को भी देखना पड़ेगा। ये कोई धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय का मामला नहीं है कि जो है विद्यार्थी जो हैं वो सुसाइडल नोट लिखते चले जाएंगे, और जो है प्रधानमंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान को पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जबकि उस कार्रवाई की आवश्यकता है। ये संपूर्ण सनातन धर्म का इशू है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को कार्रवाई करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और मैं एक और बात करता हूँ बड़ी दुखद व्यक्तिगत संदर्भ में, कि जब जो ये भगवान श्री राम का ध्वज है, जिसे फहराते हुए हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में कंपन हो उठा था, उसकी भी अलग अलग व्याख्या लोगों ने कर दी कि वो एक योग का हिस्सा था, जबकि वो भावावेश में प्रधानमंत्री के हाथों से कंपन उत्पन्न हो गया था। और उन्होंने भारत का आह्वान किया कि हम मैकाले, जो आपकी किताब का भी अंश है, कि जो मैकाले का प्रभुत्व है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, उसे हम खत्म करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि प्रधानमंत्री तो हम जैसे जो स्कॉलर्स हैं, जिनका वास्तविक जो रियल अचीवर्स हैं, जिनका वास्तविक योगदान है इस इनके शासनकाल में सनातन संस्कृति को ऊपर उठाने में, वो हम तक एक्सेसिबल नहीं है। हालांकि मैंने पीएमओ में एक प्रेजेंटेशन दिया है, और पीएमओ के लोग जानते होंगे कि उसका परिणाम क्या रहा है भारत की सुरक्षा में। खैर, तो जो अनएक्सेसिबिलिटी है प्रधानमंत्री की शिक्षा और संस्कृति के मामले में, उसकी वजह से पूरे भारत में मीडियोक्रिटी का एक आलम बना हुआ है। जो लोग मीडियोक्रिटी फैला रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में, उनका प्रभुत्व है। इसकी वजह से भारत का विकास बाधित हो रहा है। हम विश्व गुरु बन सकते हैं यदि हम मेरिट ओरिएंटेड हो जाए। हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, अन्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो फिर भी बहुत कार्य करते हैं, किंतु उनका मंत्रिमंडल है वो एक और यहाँ तक कि जो राज्यों में जो लोग हैं, उदाहरण के तौर पर आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में जो संस्कृति मंत्री है कपिल मिश्रा, आप जानते होंगे कपिल मिश्रा को, आम आदमी पार्टी से आकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो कपिल मिश्रा के मित्र गणों में से एक है अमीश त्रिपाठी, मेरा भी जानकार है। अमीश त्रिपाठी ने रामायण की एक किताब लिखी, रामायण पर एक किताब लिखी, और उसमें अयोध्या में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटना को केंद्र बनाया त्रेता में।
हुँ, जब भगवान श्री राम की मर्यादा का जो वक्त था, जब उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, उस मर्यादा से संबंधित विषय पर उसने अयोध्या में एक बलात्कार की कृत्रिम एक झूठी कहानी लिखी। मैंने कपिल मिश्रा को कांटेक्ट किया, बोला कि ये जो है भगवान श्री राम की मर्यादा को नष्ट कर रहा है, इसे अपने कौन सा, तो इन्होंने अभी कुछ 1-2 महीने पहले एक इंद्रप्रस्थ महोत्सव आयोजित किया था, इसे मंच ना दो। और फिर कपिल मिश्रा ने मुझे कॉल किया, इसके बावजूद उसने अमीश त्रिपाठी को बुलाया, और यदि यही कार्य विपक्ष के लोग करते तो ये झंडा लेकर के विरोध में खड़े हो जाते, यही कपिल मिश्रा खड़ा हो जाता जो वहाँ का हुँ, हुँ। जो संस्कृति मंत्री है। लेकिन इसी संस्कृति मंत्री ने अयोध्या में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की कहानी लिखने वाले, भगवान श्री राम के चरित्र पर लांछन लगाने वाली कहानी लिखने वाले और भरत की गर्लफ्रेंड्स की कहानी लिखने वाले व्यक्ति को न केवल मंच दिया, बल्कि उसे प्रोत्साहन दिया, मेरे कहने के बावजूद विरोध में जाकर। तो इनका जो नीति है और जो नैतिकता है, वो लोग जो बाहर से आए और जो संघ से बाहर निकले हैं, चंपत राय जैसे लोग, इन दोनों लोगों में आप देखेंगे कि एक तरह से चारित्रिक नैतिकता का अभाव दिख रहा है, जो बहुत चिंताग्रस्त है। ये भारत को किस दिशा में कहाँ पर ले जाएगा, इसकी इसकी चिंता स्वयं प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। ये अभी जो आपने कपिल मिश्रा और उनके मित्र अमीश त्रिपाठी से संबंधित जो तथ्य दिए, मेरे लिए भी नए हैं, मैंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, मेरी कमी हो सकती है ये। और ये आश्चर्यजनक भी है कि अगर ऐसा सब किया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शिक्षा और संस्कृति मंत्री है, उसकी देख-रेख में और उसके प्रोत्साहन से ये जी। हो रहा है और उसको केंद्र से भी कोई हस्तक्षेप करके रोकथाम करने की कोई कोशिश नहीं है, बावजूद इसके कि आपने इस तरह उन्हें बताया कि भाई ये सब हुआ है। उन्होंने इसके मुझे फ़ोन करके वो जानकारी इकट्ठा की और इसके इकट्ठा बावजूद भी उसको वो प्रोत्साहित किया। उसको नहीं किया। इससे एक बात तो मुझे लगता है कि उनका काम उनको ज़्यादा सांस्कृतिक और नैतिक प्रश्नों में कोई रुचि नहीं है उनको। मुख्य तौर पर इस मुद्दे का जितना राजनीतिक दोहन किया जा सके, उतना राजनीतिक दोहन हो जाने के बाद में फिर वो अपने-अपने ठिकानों पे बैठे हुए हैं, शासन चला रहे हैं और कुछ भी हो जाए, चंपत राय भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं सिस्टम में और कपिल मिश्रा भी हैं, अमीश त्रिपाठी भी हैं, इस सब सिस्टम में बैठे हुए हैं और जो मन में आए कर रहे हैं, कोई इनकी कोई रोकथाम नहीं है। नहीं तो अब आपको क्या लगता है कि जैसे कि जो अखबारों में प्रकाशित हो रहा है कि धन को वापस लाकर किश्तों में ही सही किसी तरीके से इस जांच के जो कठोर परिणाम हो सकते थे उनके खिलाफ, उनसे बचने की कोशिश की जा रही है। तो और चंपत राय नृपेंद्र जी मिश्रा को जी बहुत तो होशियार एक मिनट मिश्रा जी, ललित जी। नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत ही प्रतिभाशाली और होशियार अफ़सर रहे हैं और जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो पीएमओ का कार्यभार उन्हीं के कंधों पे था। जी, फिर जब राम मंदिर बनवाया गया तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई। उनके देख-रेख में राम मंदिर बना। तो वो तो इसका पता लगा लेंगे तुरंत, मुझे पक्का यकीन है, उनकी आँखों से ये छिप नहीं सकता। तो फिर अब इसके 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो इसकी लीपापोती होगी ताकि विवाद आगे ना बढ़े और इसको यहीं दबा दिया जाएगा इस पूरे प्रकरण को, या फिर चंपत राय जैसे लोगों को और जो लोग दोषी पाए जाएँगे, उन्हें कड़ी सज़ा इसमें मिलेगी। क्योंकि आपने कहा कि नया ट्रस्ट बनना चाहिए, वो तो बनना ही चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन केवल बात यहीं तक नहीं है, नया ट्रस्ट भ्रष्टाचारियों को बिना सज़ा दिए नए ट्रस्ट बनने का क्या मतलब रहेगा? जी, तब तक क्या भ्रष्टाचारियों को होना सज़ा भी चाहिए मिलनी चाहिए। कि जैसे जैसे बोर्ड ऑफ कंपनीज़ होती हैं, जहाँ करप्शन हो जाते हैं, बहुत सारे करप्शन हुए हैं भारत में, स्कैंडल्स हुए हैं, तो वहाँ पर एक इंटरिम व्यवस्था कर दी जाती है। हुँ, तो क्या होता है कि एक नया बोर्ड जो है अस्तित्व में, पुराने बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक नया बोर्ड उसी समय कार्यभार संभाल हुँ, लेता है। हुँ, एक कंपनी रही आईएलएफएस, जिसका 10,000 करोड़ का स्कैंडल हुआ था हुँ, 5-6 साल पहले। तो वहाँ पर फिर उसके जो बोर्ड है, कंपनी का बोर्ड है, उसको सस्पेंड करके और कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को मिला करके फिर एक नया बोर्ड लाया गया था। उसी तरह से कोई व्यवस्था, जो कि कानूनविद जानते होंगे, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, उस तरह की व्यवस्था की जाए। किंतु ये जो है कि क्लीन चिट देने का जो काम है, यदि हुँ, अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में किसी को क्लीन चिट, हुँ, झूठी क्लीन चिट देने का काम किया जाएगा, तो यकीन मानिए कि वो बातें भी बाहर आ जाएँगी, लीक हो जाएँगी। जैसे जी, पेपर लीक हुए हैं ना, वैसे वो भी लीक हो जाएँगे और हुँ, उससे जो भयावह वातावरण भारत में बनेगा, जो लोगों की आस्था टूटेगी, उस हुँ, टूटी हुई आस्था से कभी भी किसी भी सरकार का या हुँ, किसी भी संगठन का भला नहीं होगा।
वो फिर हमेशा-हमेशा के लिए एक ऐसी लकीर खिंच जाएगी, जो हमेशा पीड़ित करती रहेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है सिस्टम से कि यदि ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ है, यदि चंदे के पैसे की चोरी हुई है, तो उसकी ज़िम्मेदारी निश्चित कर यदि चंपत राय या जो कोई भी उसमें शामिल हो जानकारी के इस जाँच के पश्चात उन सबको उनके किए का प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करें और बाहर से पैसे लाकर भरे जाएँगे, तो निश्चित रूप से मीडिया आज इतना शक्तिशाली है कि कहीं न कहीं जो भी असंतुष्ट व्यक्ति होगा, जो असंतुष्ट कड़ी होगी, वहाँ से वो बातें सामने आ जाएँगी और फिर लोगों को अपना अपना जो जो व्यक्तित्व है, जो अपना चेहरा है, श्रद्धालुओं का बताना भरोसा टूट जाएगा, श्रद्धालुओं का भरोसा टूट जाएगा पूरी तरीके से। जो राम मंदिर के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसको बहुत आघात लगेगा, और बहुत ठेस यदि लगेगी। सब कुछ हो भी गया तो क्या भगवान श्री राम ये आध्यात्मिक भारत है। तो जो हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था है जिसमें कर्मों का परिणाम झेलना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, तो क्या वो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से अपने आप को बचा ले जाएँगे? कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने जो पाप कृत्य किया, आध्यात्मिक जो असुचिता का परिचय दिया, उन सबको भोगना पड़ा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो अब स्वयं चंपत राय जैसे लोगों के कृतित्व के कार्यों का, कर्मों का प्रायश्चित स्वयं करना चाहेगा? तो व्यवस्था को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद ललित जी। आपने बहुत ही साफ़गोई के साथ में और बेधड़क होके अपनी बातें कहीं और निश्चित रूप से अगर राम मंदिर में जो चंदा आता है, जो कि करोड़ों-करोड़ों रुपए चंदा आता है, लोग अपनी तरफ से श्रद्धा में डूबकर वहाँ दान देते हैं। उसकी सही व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी ठीक से गिनती होनी चाहिए और जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसको पकड़कर जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और उनको ज़िम्मेदारी की पदों से तो हटा देना चाहिए। मैं आपकी इस माँग से पूरी तरह सहमत हूँ कि ट्रस्ट पूरी तरीके से नया बनाया जाए, उसमें बेहतर लोगों को रखा जाए, पारदर्शी लोगों को, निष्ठावान लोगों को रखा जाए, ईमानदार लोगों को रखा जाए और विद्वानों को भी रखा जाए उसके अंदर, जो दरअसल जी, इतने अ, सारे विवाद जो हुए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, हाँ, यदि ट्रस्ट के अंदर वो स्कॉलरली लोग होते होते तो शायद इन इन जो विवाद हुए, उन विवादों को पहले स्तर पर ही उनसे समाप्त किया बचा जा जा सकता था, उनसे बचा जा सकता है। सकता था, कोई दूसरे रास्ते निकाले जा सकते थे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ध्वज से संबंधित देखिए जो ध्वज जो भगवान के ने मुझे एक माध्यम बनाकर सामने लाया, इस पर एक साइंटिफिक रिसर्च मैं करना चाहता था। हुँ, मैं क्या कुछ लोगों के साथ में कि जो वो पौधा है वो हाइब्रिड प्लांट है। जिस हुँ, हाइब्रिड प्लांट को रघुकुल ने भगवान श्री राम ने अपने ध्वज में स्थान दिया, नेचुरल प्लांट को नहीं। कोविदार ये मंदार और कचनार इन दोनों वृक्षों के सम्मिश्रण से बना हुआ पौधा है। हुँ, तो इसकी डीएनए स्टडी मैं करवाना चाहता था ताकि विश्व में इसकी प्राचीनता इस वृक्ष की प्राचीनता स्थापित हो जाए, तो जो हमारी माइथोलॉजी जिसे लोग कह के जिसका निरादर कर देते हैं, तो हमारी प्राचीनता की साइंटिफिक उसकी एस्टैब्लिशमेंट वैज्ञानिक सिद्धि हो जाएगी। उसके लिए मुझे एवेन्यू नहीं मिला अब तक कि हुँ। कहीं से किसी सरकारी माध्यम से हम जो है इसकी डीएनए स्टडी करा सकें। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ इतनी इतनी जो है दुश्वारियों से घिरी हुई हैं। बीएचयू के कुछ प्रोफ़ेसर्स भी साथ में थे चाहे कुछ इसके लिए इच्छुक थे, वो सब ने अपना-अपना जो उत्साह है खो दिया है। तो व्यवस्थाएँ इंडियन नॉलेज सिस्टम के होने के बावजूद व्यवस्थाएँ ऐसे हाथों में चली गई हैं कि भारत के विश्व गुरु बनने का रास्ता लगभग समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को इन विषयों पर भी संस्कृति के इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उनके नीचे क्या व्यवस्थाएँ उनके आकांक्षाओं के अनुसार चल रही हैं या हर जगह चंपत राय ही सारी व्यवस्थाओं का आनंद ले रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ललित जी। जल्दी ही जैसे-जैसे मसला ये प्रकरण आगे बढ़ेगा और घटनाक्रम हमें हमें अगर कुछ नई बातें बताता है, तो हम लोग उन पे भी चर्चा आपके साथ करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।